हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर आइडिया फ्री एजुकेशन सेल। और आज का क्लास मेरा आप लोगों के लिए ओरल एग्ज़ाम से संबंधित है। सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने डीजीएमएस का एमसीक्यू एग्ज़ाम पास किया है और वो अब ओरल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने डीजीएमएस एग्ज़ाम का पहला सीढ़ी पार कर लिया है, एक सीढ़ी और बाकी है, उसे आप पार कर जाते हैं तो आप डीजीएमएस के जो सर्वोच्च सर्टिफिकेट है उसके होल्डर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपके सामने डीजीएमएस का ओरल एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जा सकता है उसके कुछ तरीके के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है एटीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप लोगों ने एमसीक्यू का एग्ज़ाम दिया वो 100% एप्टीट्यूड टेस्ट था। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आपका सब्जेक्टिव एजुकेशन, सब्जेक्टिव नॉलेज जिसके आधार पर एग्ज़ाम लिया गया है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट को आपने सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है और अब हम अपना जो एग्ज़ाम जिसे हम ओरल के नाम से जानते हैं उसकी तैयारी के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, ओरल का एग्ज़ाम आपका डीजीएमएस का जो ऑनलाइन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है और इसकी तैयारी भी डिफरेंट तरीके से करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने जो एमसीक्यू एग्ज़ाम की तैयारी किया उसमें 100% आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, आपके नॉलेज का टेस्ट हुआ। लेकिन इस ओरल एग्ज़ाम में हमें एप्टीट्यूड के साथ साथ अपने एटीट्यूड का भी टेस्ट देना होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम हमारा ओरल एग्ज़ाम है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एटीट्यूड टेस्ट होगा। अगर मैं इसे परसेंटेज में कैटेगराइज करूं तो मुझे लगता है इस ओरल एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में 30% सिलेबस कवर करेगा और ये जो एटीट्यूड है वो 70% कवर करेगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड जो ओरल एग्ज़ाम में 30% कवर कर रहा है, इसे ना कवर करके मैं 70% जो आपका एटीट्यूड टेस्ट कवर कर रहा है इसकी मैं तैयारी आप लोगों का कराना चाहता हूं। अगर ये तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी तो ये जो 30% का टेस्ट का जो तैयारी है वो आप लोगों ने एमसीक्यू के एग्ज़ाम के समय में भी तैयारी कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये तैयारी आपकी कंप्लीट है। ये जो तैयारी है ये तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए इस पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो ओरल एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए हैं उसे मैंने 4-5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है और उसको मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह आप किसी भी श्रेणी में आए हों और आप कैसे इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसमें पहला जो मैंने कैटेगराइज किया गया है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 40 to 45 मार्क्स एमसीक्यू एग्ज़ाम में लाया है। दूसरा 45 to 55, तीसरा 55 to 60, चौथा 60 एंड एबव और पांचवा है
70 एंड एबव। दोस्तों निश्चित रूप से जितने भी लोगों ने ओरल एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया है वो निश्चित रूप से इन पांचों कैटेगरी में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आते हैं। और जैसा कि मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, जो जितना ज़्यादा नीचे की कैटेगरी में आता है उसके ओरल एग्ज़ाम को पास करने के चांसेस परसेंटेज उतना ही अधिक रहेंगे। इसे मैं और थोड़ा सा क्लासीफाई करता हूँ। हो सकता है कुछ मेरे दोस्तों को मेरा कैटेगराइजेशन शायद पसंद ना आए, मगर ये सच्चाई है। आप लोग DGMS का ओरल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस सच्चाई से आप लोगों को वाकिफ़ होकर जाना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दें और आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकें। जिन कैंडिडेट्स को भी 40 to 45 मार्क्स मिले हैं उनका जो कॉल है वो कॉल टू फेल के लिए किया गया है। यानी शायद आप इसमें पास ना कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वो फेल करने के लिए आपको बुलाया गया है। उसमें भी कुछ परसेंटेज है, कुछ चांसेस हैं, और वो चांस क्या है उसमें से आप कैसे उसे आप पास कर सकते हैं उसको मैं टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा जो कैटेगरी है 45 to 55, ये जो कॉल है आपको कॉल टू पास और फेल की कैटेगरी में मैंने रखा है। तीसरा जो मार्क्स का स्लैब है 55 to 60, ये आपको कॉल टू पास के लिए कॉल किया गया है। ये 60 एंड एबव कॉल टू पास है और 70 एंड एबव ऑलमोस्ट पास ही है, इसे हम पास मान सकते हैं। अब दोस्तों इस 5 कैटेगरी में डिफरेंस कितना का बच रहा है वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोटल मार्क्स जो आपको ऑब्टेन करने हैं पास करने के लिए वो है 70 आउट ऑफ 20। जो भी कैंडिडेट ओरल एग्ज़ाम में 7 नंबर ले आते हैं वो निश्चित रूप से DGMS का मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर हो जाएंगे। अब ये 7 नंबर आपको कहाँ पर बाधा देती है, कहाँ पर कितने नंबर से आप रुकते हैं, उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा, ताकि आप लोग सभी चीज़ों से अवेयर रहें और अपने आप को पूर्ण रूप से एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे तो अपने आप को पूर्ण तैयार समझें। ये जो कॉल टू फेल है इसमें आपको नंबर चाहिए है पास होने के लिए 7, सभी एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए नंबर चाहिए 7। डिफरेंस क्या है? जो कैंडिडेट 40 से 50 के बीच में आए हैं वो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो जो एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर आपको पहले से 6 नंबर देख कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉल टू फेल 6 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? पासिंग आपका 7 नंबर है, सिर्फ आपको 1 नंबर चाहिए। ये 1 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप निश्चित रूप से पास हो जाइएगा। ये 1 नंबर आप कैसे ला सकते हैं मैं इसकी चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो 6 नंबर मैंने रखा है ये कोई फिक्स डेटा नहीं है। जैसा पूर्व में एग्ज़ाम हुए हैं, जैसा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही कंडीशन ओरल एग्ज़ाम में होता है। फोर्टी टू 45 नंबर्स जिन लोगों ने लाया है उन्हें 1 नंबर के लिए फाइट करना है। जो कैंडिडेट 45 to 55 के बीच में आए हैं उन्हें 0.5 नंबर के लिए फाइट करना है। उसी तरह 55 to 60 के बीच में जो कैंडिडेट आए हैं उन्हें 0.2 नंबर के लिए फाइट करना है। 60 एंड एबव के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ऑलमोस्ट एग्जामिनर ने अपने माइंड में सेटअप करके रखा कि मुझे इसे 7 नंबर देना ही है। लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान ये 7 नंबर 7 में भी बदल सकता है, आगे भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस ओरल एग्ज़ाम में खास करके
कि आपको जो नंबर एग्जामिनर ने देने के लिए सोच के रखा है, आप उस नंबर में अपने तरफ से, या मैं कहूँ कि आप अपनी जानकारी से जो आंसर दीजिएगा उस आंसर की वजह से वो नंबर घट ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये 7 नंबर आपका घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 17 एबव में जो कैंडिडेट आते हैं वो 7 नंबर उन्हें मिला हुआ है और वो लगभग पास हैं। अब इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 40 to 45 मार्क्स के बीच में जो कैंडिडेट आए हैं उन्हें एग्जामिनर अपने दिमाग में उनसे क्वेश्चन करने के लिए 1 से 3 क्वेश्चन रखा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो कैंडिडेट 40 से 45 नंबर का मार्क्स लाए हैं उन्हें कॉल टू फेल किया गया है। उन्हें 6 नंबर DGMS के जो भी एग्जामिनर रहेंगे उन्होंने प्री सेट कर रखा है या अपने दिमाग में सोच कर रखा है। आपकी फाइट सिर्फ इस 1 नंबर के लिए है, आप 1 नंबर कैसे पा सकते हैं। तो जो DGMS के जो भी एग्जामिनर होंगे वो आपके पीछे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे एग्जामिनेशन में। वो चाहेंगे कि आपसे हम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन करें, आप फटाफट उसका आंसर बता दें और वो अपना रिजल्ट क्लियर कर दे कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। तो जो कैंडिडेट 40 to 45 के बीच में आ रहे हैं उनका ये DGMS का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही दे देते हैं तो आप इस कैटेगरी में आने के लिए लगभग तैयार हो जाते हैं, यानी 7 नंबर के नज़दीक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो शायद आप इस मार्क्स को पाने के लिए, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, उसको पाने में आप चूक जाते हैं। इसलिए आपके लिए ये पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइए। चूँकि आपने MCQ एग्ज़ाम में कम नंबर लाया है तो आपको निश्चित रूप से ओरल एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना होगा, तभी आप DGMS का जो कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न है MCQ प्लस ओरल, उसमें आप सक्सेस हो पाते हैं। तो आपके लिए 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे ही आप उनके 1 से 2 या 3 क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो उनका क्वेश्चन वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत कम नंबर लाया है। अगर आप 1 और 2 क्वेश्चन का आंसर आप उनके बता देते हैं तो आप इस कंपटीशन में बने रहिएगा, यानी आप पास होने की कगार पर हैं लेकिन पहुँचे नहीं हैं। उसके बाद आपसे फिर से यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन किया जा सकता है। दोस्तों, 1 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बने रहने के लिए, उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपके साथ हो सकते हैं इस DGMS का ओरल एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे कैसे देना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से जो कैंडिडेट 45 से 55 नंबर का नंबर लेकर के क्वालिफाई किए हैं ओरल एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए DGMS के पास 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप इनका आंसर देते हैं तो DGMS आपको निश्चित रूप से पास करेगा और आप मैनेजर्स सर्टिफिकेट होल्डर हो जाते हैं। जो कैंडिडेट 55 से 60 नंबर के बीच में स्कोर किए हैं उनके लिए 3 से 5 क्वेश्चन DGMS अपने पास रख सकता है। दोस्तों, ये जो मैं पैटर्न आप लोगों को बता रहा हूँ ये कोई निश्चित डाटा नहीं है, ये डाटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन DGMS का एग्ज़ाम लगभग इसी पैटर्न पर होता है, इसलिए मैं ये सारा चीज़ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। 16 एबव जो कैंडिडेट स्कोर किए हैं उनके लिए DGMS के पास 1 से 3 क्वेश्चन हो सकता है और यही फाइनल क्वेश्चन होगा। इसी 1 से 3 क्वेश्चन में वो पास हो जाएंगे। और जो लोग 17 एबव लाए हैं उनके लिए DGMS के पास 0 क्वेश्चन हो सकता है या 1 क्वेश्चन हो सकता है। नीचे से शुरू करते हैं। जो 17 एबव आए हुए हैं उनके पास DGMS के पास हो सकता है कोई क्वेश्चन ना हो, उन्हें बुला करके वो उन्हें ऐसे ही बस बैठा करके और उन्हें बोल दे कि ठीक है जाइए आप पास हो जाते हैं, आप पास हो गए हैं, हो जा सकते हैं, या एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं और वो क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ईजी होगा। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ काम करते हैं वो बता दीजिए और आप जा सकते हैं। तो चूँकि उन्होंने DGMS का MCQ एग्ज़ाम पास किया है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है, इसलिए उनको ओरल में कम से कम क्वेश्चन और ईजी से ईजी क्वेश्चन हो सकता है। 60 एंड एबव के जो कैंडिडेट हैं
इनके पास ऑलरेडी 7 मार्क्स मिले हुए हैं, इन्हें पास किया जा रहा है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही। लेकिन डीजीएमएस उनके पास 1 से 3 क्वेश्चन रख सकता है। इस 1 से 3 क्वेश्चन का आंसर अगर वो सही ढंग से दे देते हैं तो ये जो नंबर है 7 नंबर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इनका बढ़ करके ये 10 से 15 नंबर 20 नंबर तक भी हो सकता है। ये इन्हें 15 से 20 नंबर तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें एक और लेकिन छिपा हुआ, वो लेकिन क्या है? वो लेकिन ये है कि आपको 7 नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको 1 से 3 क्वेश्चन किया जा सकता है, और अगर आपने 1 से 3 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो ये जो आपको 7 नंबर पहले से मिल रहे थे यानी आप पास हो रहे थे, ये घट करके फिर से आपको 6 नंबर में बदल सकता है, यानी आप फेल हो सकते हैं। दोस्तों इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके नंबर 60 एंड अबव आए हुए हैं तो आप आंसर दीजिए, तभी आंसर दीजिए जब आपको बिल्कुल सटीक पता है और आप उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो 100% सही है, तभी आप आंसर दें, अन्यथा आप उस क्वेश्चन को पास कर दें, अननेसेसरी रिस्क ना लें। उसी तरह से 50 to 60 के बीच में जो कैंडिडेट आए हुए हैं उन्हें 3 to 5 क्वेश्चन किया जा सकता है, उनके साथ भी यही कंडीशन है, उन्हें 6.8 पॉइंट लगभग मिले हुए हैं, वो एक आध क्वेश्चन का भी सही जवाब दे देते हैं तो उन्हें 7 नंबर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उन्हें मिल जाता है और वो पास हो जाते हैं। 45 to 55 जिन्हें 6.5, उन्हें 0.5 मार्क्स की आवश्यकता है, उनसे 5 से 10 क्वेश्चन किया जा सकता है, और अगर इस तरह के कैंडिडेट एग्जामिनर को सेटिस्फाइड आंसर दे पाते हैं तो ये 0.5 मार्क्स लेकर के 7 नंबर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये बढ़ करके आगे 10-15 भी हो सकता है और वो डीजीएमएस का ओरल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और ये जो कैंडिडेट है इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके नंबर कम है, इसलिए इनको क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए 10 से 15 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है ये मैंने एक स्टैंडर्ड तैयार किया है, इसको देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप जब डीजीएमएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको किस स्टैंडर्ड की तैयारी करके डीजीएमएस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जाना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप कैसे नंबर पा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, डीजीएमएस जो अपने आप को अपना क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे तो उन्हें आपको कैसे प्रेजेंट करना है, उसका आंसर कैसे देना है। इसे मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से चर्चा किया टेस्ट के बारे में, एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट। इस एग्ज़ाम में आपको डीजीएमएस मुख्य रूप से यानी स्टार्टिंग दौर से जब आप उनके ऑफिस में इंटर करते हैं तो आप उस समय से वो आपका एटीट्यूड वॉच कर रहा होता है। तो आप अपने एटीट्यूड को यानी अपने बिहेवियरल नॉलेज को अपग्रेड करके जाएं, अपने बॉडी लैंग्वेज को अपग्रेड करके जाएं और ऐसा प्रेजेंट करें जिससे आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे इम्प्रेस हो और वो आप में इंटरेस्ट ले और आपको एग्ज़ाम पास कराने के बारे में सोचे, उसे लगे कि नहीं ये कैंडिडेट जेन्युइन है, ये मैनेजर बन सकता है, इसे पास होना चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग आप एग्जामिनर के माइंड में सेटअप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ से मैनेजर बन के ही लौटिएगा। तो दोस्तों कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके लिए किया है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना बिहेवियरल नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप एक मैनेजर हैं, मैनेजर के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा। आप अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव सेटअप करके जाइए। ये जो मैंने इससे पहले आपको चार्ट बताया नंबर्स का, आपको अगर 40 to 45 मार्क्स भी मिला है या 42, सपोज मैं एग्जांपल के रूप में कहूँ कि आपको 42 मार्क्स भी मिला है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत कम नंबर मिला है मैं फेल हो जाऊंगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको तरीका बताया
क्या 42 नंबर लाने के बाद भी आप ओरल एग्ज़ाम में कैसे, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ओरल का 7 नंबर, आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाइए। आप ये माइंड में सेटअप करके जाइए कि मैंने मेहनत करके रिटन एग्ज़ाम, MCQ एग्ज़ाम पास किया है, तो उसी तरह से मैं मेहनत करके ये जो मेरा ओरल एग्ज़ाम है जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स 7 नंबर है, उसे मैं पास करके ही लौटूंगा। ये एक माइंड में पॉजिटिव सेटअप लेकर के जाएं आप। दूसरा चीज़ है, जो एग्ज़ामिनर आपके सामने बैठा हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है, उसके दिमाग में ये बात हमेशा चल रही होगी कि ये जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा हुआ है, क्या ये मैनेजर बनने के लायक है या नहीं, इसे मैनेजर बनाना चाहिए या नहीं, ये मैनेजर बनकर मैनेजर का काम कर पाएगा या नहीं। या ऐसा तो नहीं कि मैनेजर बनने के बाद ये माइंस में जो माइंस का नेचर है, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सेफ्टी एंड प्रोडक्शन, तो ये सेफ्टी को इन्हांस कर पाएगा या सेफ्टी को और घटा देगा, एक्सीडेंट रेट को बढ़ा तो नहीं देगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। और अगर आप अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने क्या बोलना चाहिए, बिहेवियरल नॉलेज के दम पर आप उन्हें एक्सप्रेस कर पाएँ, तो निश्चित रूप से आप उनके मन में बैठा पाइएगा कि यस, ये जो कैंडिडेट है वो मैनेजर बनने के लिए कॉम्पिटेंट है, और तभी वो आपको मैनेजर वहाँ से बना करके छोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस से भी हो सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं। ओरल एग्ज़ाम का कोई और छोर नहीं होता है। एग्ज़ामिनर आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है, वो सिलेबस से भी हो सकता है, सिलेबस से बाहर का भी हो सकता है। वो क्वेश्चन कुछ इंटरटेनिंग पैटर्न का भी हो सकता है, कुछ हास्यास्पद भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो किसी भी क्वेश्चन को आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ओरल का एग्ज़ाम और उसका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ मजाकिया क्वेश्चन कर दे, आपको लगे कि अरे ये मुझसे मजाक कर रहे हैं, इसका तो मुझे आंसर देना ही नहीं है। जी नहीं, ये ओरल एग्ज़ाम है, और इस ओरल एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको उसका जवाब देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन DGMS द्वारा या DGMS एग्जामिनर के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा, उसका आंसर आपको कैसे देना है। दोस्तों DGMS के ओरल एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर रखते हैं या कहते हैं, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, और समझने के बाद इस निष्कर्ष पर जाएं कि जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर रहा है वो आपसे उसका किस तरह का आंसर चाहता है, या वो आपसे सुनना क्या चाहता है। आप इस चीज़ का एनालिसिस कर लीजिएगा, तो आप उसके अनुरूप जो एग्जामिनर है, जो वो सुनना चाहता है, उस तरह का आप उन्हें आंसर दे पाइएगा। अब दूसरा है कि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा किया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इसका एनालिसिस आपको खुद में करना है कि जो क्वेश्चन किया गया, क्या उसका आंसर आपको पता है। अगर पता है तो आप असेसमेंट कीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगता है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन जो किया गया उसका जो मैं आंसर देने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी गलती हो सकता है, 1% का भी गलती हो सकता है, तो आप अपने आप को रोक लीजिएगा, आप वो आंसर नहीं दीजिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं दीजिएगा जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं आंसर देने जा रहा हूँ, वो पूर्ण रूप से सही है। क्योंकि अगर आप सही आंसर दीजिएगा तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर दीजिएगा तो एग्जामिनर ने जो नंबर आपके लिए सोच कर रखा है उसमें से वो नंबर घटना शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिएगा या आप नहीं दे पाते हैं,
तो उस क्वेश्चन के एवज में आपका किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो भी है उसका आप आंसर नहीं दे पाते, आपका जो मार्क्स उन्होंने अपने माइंड में सेटअप किया वो अपने जगह पर रहेगा। उस क्वेश्चन के जगह पर जिसका आपने आंसर नहीं दिया, जिसे आपने पास कर दिया, वो अपने जगह से अपने हिसाब से कुछ दूसरा क्वेश्चन आपसे कर लेंगे। लेकिन आप गलत किसी भी क्वेश्चन का आंसर जरा सा भी गलत हो, उससे कृपया करके अपने आप को रोक लीजिए, उस आंसर को मत दीजिए। आप एग्जामिनर से कह दीजिए कि सर मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चन किया गया है अगर उसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आपको तो उसे रोक लेना, आपको आंसर देना नहीं है। आप उस क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट अपने एग्जामिनर को नहीं दीजिएगा। कोई आर्गूमेंट नहीं कि हाँ सर मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया हूँ या याद नहीं आ रहा। इस तरह का आर्गूमेंट इस ओरल एग्ज़ाम में आपके लिए निगेटिव मार्किंग कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को आप बिल्कुल अपने से दरकिनार कर दीजिए। आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस रहे तो ही आप आंसर दीजिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन पास कर दीजिए। आपके लिए एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डीजीएमएस ने आपसे जो पहला क्वेश्चन किया, ये पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसकी रूपरेखा तैयार करने वाला होता है। अगर आपने उनके पहले क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे दिया तो उनके दिमाग में ये सेटअप हो जाता है कि नहीं, ये जो लड़का है या ये जो कैंडिडेट है वो मैनेजर बनने के लिए परफेक्ट है, इसे मैनेजर बनाया जा सकता है। तो और आगे के क्वेश्चनरीज में वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और आप मैनेजरशिप सर्टिफिकेट हासिल करने के और करीब होते जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वो एग्जामिनर डीजीएमएस से है तो वो डीजीएमएस का एग्जामिनर अपने आप में जीनियस है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। और जो डीजीएमएस के डायरेक्टर्स होते हैं वो दोस्तों डीजीएमएस एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं। यानी उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की होती है और उसके बाद वो आकर के डायरेक्टर बनते हैं। तो उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को आपके सामने ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इन्हें तो मैं कुछ भी कह के और इन्हें मैं बहला सकता हूँ, जो मैं कहूँगा वो मान लेंगे। यहाँ पर आप गलत हो जाएगा, अपने आप यहाँ पर रोक लीजिएगा। आप एक एग्ज़ाम देने गए हैं और अगला जो आपके सामने बैठा है वो आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, वो बेवकूफ़ आदमी नहीं हो सकता है, उसके पास काफ़ी नॉलेज है, लेकिन वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे कुछ जानना चाह रहा है। इसलिए वो अनभिज्ञ होकर के आपसे जानना चाह रहा, ताकि आप उसे अपने अनुसार जो आपके मन में चल रहा है उसका आप आंसर उसे दे सकें। तो इसलिए आप उसे कमज़ोर नहीं समझिएगा और उन्हें ऐसा भी नहीं समझिएगा कि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है और आप कुछ भी कह दीजिएगा। इसलिए आपको आंसर परफेक्ट पता हो तो ही आप आंसर दीजिएगा। एक चीज़ और कि एग्जामिनर ने जब आपसे कोई क्वेश्चन किया और आपको अगर कॉन्फिडेंस है पूर्ण रूप से तो आपने उसका आंसर दिया, अच्छा चीज़ है, कॉन्फिडेंस होने के बाद ही आपको आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है। और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर को बदल नहीं सकते हैं। आपने जो आंसर दिया उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। उस आंसर को बदलने के लिए हो सकता है एग्जामिनर की तरफ से आप पर प्रेशर पड़ सकता है कि नहीं, आप अपना जो आंसर दे रहे हैं वो गलत हो रहा है, आप सही करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बट जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने जो कहा वो सही कहा, तो उस आंसर से आपको बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आंसर पर बने रहिए। हो सकता है ये एग्जामिनर का आपके लिए कॉन्फिडेंस टेस्ट हो, वो आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करना चाहता है कि आपने जो डिसीज़न लिया उस डिसीज़न पर आप कितने खरे उतरते हैं, आप उस डिसीज़न पर कितना स्टैंड कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ जो आंसर आप दीजिएगा उस पर आप बने रहिएगा, उसको चेंज नहीं कीजिएगा। अब एक चीज़ और, जब डीजीएमएस का एग्ज़ाम चल रहा होगा तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके निकल रहे होंगे
अगर उनसे बात हो पाती है या अगल बगल से कहीं से कुछ ऐसा जानकारी मिलता है, कुछ वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन भी चलते हैं। जो पहला कैंडिडेट गया उससे कुछ क्वेश्चन किया गया, अगर उस कैंडिडेट ने उनके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाया है तो वो जो एग्जामिनर है वो अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है और वो क्वेश्चन तब तक रिपीट हो सकता है जब तक कि उस एग्जामिनर को उसका सही आंसर न मिल जाए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन उस एग्जामिनेशन हॉल में कहीं से सुनने में आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत से तैयार कर लीजिए और उसका आप तैयार रहिए कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था कि आप किसी भी रेंज में आते हो, आपके जो मार्क्स हैं 40 एंड एबव होने पर ही आपको ओरल एग्ज़ाम के लिए कॉल किया गया है। आप जिस भी स्लेब में आते हैं मैंने आपको उसका पैटर्न आप लोगों को बता दिया कि अगर आप जिस रेंज में आते हैं तो आपको किस स्टैंडर्ड का आपको तैयारी करना होगा और किस तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा, किस किस स्लेब में आपको कितना कितना क्वेश्चन किया जा सकता है। तो 40 एंड एबव आने के बाद ही आपको ओरल के लिए कॉल किया गया है। तो इस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए और पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम दीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा ये तो हुआ डीजीएमएस एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका क्या हो सकता था। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट। 70% आपका एटीट्यूड टेस्ट इसमें है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, आपका आंसर का तरीका क्या होना चाहिए, आपके आंसर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। इसके अलावा 30% जो एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिन्हें क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो ओरल एग्ज़ाम का तैयारी है उस तैयारी में आपको क्या क्या फीड करना है, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। दोस्तों सबसे पहले आप रेगुलेशन का बुक का थॉरो स्टडी कीजिए। रेगुलेशन में जो स्टार्टिंग में 25, 30 या 40 कुछ डिफिनीशंस दिए हुए हैं, उन डिफिनीशंस का तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे डिफिनीशन पूछा जाए या पूछा जा सकता है। फिर रेगुलेशन में जो रेगुलेशन नंबर हैं या रेगुलेशन नंबर से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनका आप तैयारी कर लें। आपसे एग्जामिनेशन में रेगुलेशन नंबर और उसका हेडिंग भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पार्ट है रेगुलेशन में, टॉप टू बॉटम अप टू मैनेजर एंड एबव जो भी हो सकता है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आप तैयारी करके जाइए। अपॉइंटमेंट जो भी रेगुलेशन में दिया हुआ है, किसी का भी अपॉइंटमेंट उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चूँकि आप मैनेजरशिप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड अपॉइंटमेंट है, इसके तो आप निश्चित रूप से 100% तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी भी सारे जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट है, अपॉइंटमेंट है, उनका आप तैयारी करके जाइए। इसके अलावा एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो टॉपिक है, वो है प्लान। प्लान से रिलेटेड रेगुलेशन में जो भी रेगुलेशन दिया हुआ है उसका आप अच्छे से स्टडी कर लें, उससे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और आप अपने माइंड का या नियर बाई माइंड का या जहाँ से भी आपको मिलता है 1 या 2 या 3 प्लान का आप अच्छे से स्टडी कर लें। प्लान से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपके सामने प्लान भी रखा जा सकता है, प्लान को पढ़ करके आपसे उसके बारे में जानकारी पूछा जा सकता है, तो आप प्लान का स्टडी कर लें। प्लान में बेसिकली क्या क्या चीज़ का तैयारी करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लान में सबसे पहले उसका एक इंडेक्स का पार्ट होता है। इंडेक्स में प्लान के बारे में सारी जानकारी होती है, उसे आप अच्छे से देख लें। रेफरेंस स्केल वगैरह होता है, उसे आप देख लें। प्लान का अपडेशन का ड्यूरेशन क्या है वो पढ़ लें। प्लान का पर साइनिंग अथॉरिटी कौन कौन होते हैं, प्लान पर कौन कौन साइन करता है वो देख लें। स्टोरेज ऑफ प्लान कैसा होता है वो देख लें। यूज ऑफ प्लान क्या है, प्लान किस लिए बनाया जाता है, ये सारी जानकारी आप अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स, रूल और रेगुलेशन में जो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी आप जानकारी रख लीजिएगा, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके अलावा 12th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो रिसेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है वो है आपके माइंड का डिटेल। दोस्तों, आप जिस भी माइंड में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पहले अगर कभी किए हैं तो उस माइंड का सारा डिटेल आप अपने पास रख लीजिएगा। माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। डिटेल में क्या क्या हो सकता है? डिटेल में हो सकता है उस माइंस का प्रोडक्शन क्या है, कैसा है, मेथड ऑफ वर्क क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, टीपीडी क्या है, टन पर डे, पीएफ डीएफ क्या है, पाउडर फैक्टर क्या होता है, डेटोनेटर फैक्टर क्या होता है। इसके अलावा अगर अंडरग्राउंड माइन है तो उस माइंस का आरएमआर क्या है। इसके बाद अंडरग्राउंड माइंस है तो उस माइंस में पर मंथ सेफ्टी मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है। इसके बाद अंडरग्राउंड और ओसीपी के केस में नेचर ऑफ स्ट्राटा क्या है, नेचर ऑफ रॉक क्या है, ये दोनों में काम आता है। अंडरग्राउंड में है तो सपोर्ट के काम आता है, ओपन कास्ट में है तो ब्लास्टिंग के काम आता है, तो इसकी भी जानकारी आप ले लें। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट के किसी भी बुक पर अगर आपका कुछ विशेष पकड़ है, सपोज़ अगर आपका रेगुलेशन पर या माइंस रूल पर या माइंस एक्ट पर या किसी भी इंस्टीट्यूट पर एक विशेष पकड़ है, यानी आप उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप अपने एग्ज़ामिनर को अपने उस नॉलेज के फील्ड में, उस स्किल के फील्ड में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप उन्हें उस स्किल की फील्ड में ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उस फील्ड से आपसे वो 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आप आंसर ईजी वे में दे पाइएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अगर आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशन है तो आप अपने आंसर के दौरान कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए कि जो आप जिस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है उसका आप हल्का सा ब्रीफ कीजिए उस एग्जामिनर के सामने। अगर आप ब्रीफ कर पाते हैं तो वो एग्जामिनर हो सकता है उस स्पेशलाइजेशन में से आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। वो स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है? जैसे अगर आप कंटिन्यूस माइनर के बारे में विशेष जानते हैं, या लॉन्ग वॉल है, सरफेस माइनर है, हाई वॉल माइनिंग है, या अन्य कोई एक्टिविटीज़ है जिसके बारे में आपको विशेष जानकारी है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं आपको लगता है कि नहीं इस फील्ड से अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा तो मैं उसका आंसर दे पाऊँगा, तो आप अपने आंसर से आप उनको उधर डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर वो आपके फील्ड में चले जाते हैं तो आपके फील्ड से वो 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आप आंसर दे पाइएगा ईजी वे में, और उस आंसर के दम पर आप डीजीएमएस का जो ओरल एग्ज़ाम उसे आप क्रैक कर पाइएगा। तो दोस्तों, इस तरह का मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए किया था। इसके अलावा माइंस एक्ट में जो सेक्शन 22(3) और सेक्शन 22(a) जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किया जा सकता है। सेक्शन 22 क्या है, सेक्शन 22(3) क्या है, कब कब एप्लीकेबल होता है, अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर, इसकी भी आप तैयारी कर लें। इसके अलावा डिले डेटोनेटर और प्लेन डेटोनेटर दोनों में डिफरेंस इसका हो सकता है आपको स्केच बनाने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाए। आपको कागज़ दे दिया जाएगा, पेपर दे दिया जाएगा, पेंसिल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप डिले डेटोनेटर को स्केच करके बताइए, तो आपको बनाना पड़ सकता है, इसके लिए आप तैयारी कर लें। इसके अलावा आपके माइन का वेंटिलेशन सिस्टम क्या है या माइन का वेंटिलेशन प्लान क्या है, वेंटिलेशन प्लान पे भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, वेंटिलेशन डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। इन सारी चीज़ों की भी आप तैयारी करके जाएं। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित, ओरल एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी दी कि अगर आप कम से कम नंबर लाए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए हैं तो आपको एग्ज़ामिनर के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि आप अगर 40 नंबर भी लाए हैं तो वो एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाए आपको ओरल एग्ज़ाम में पास करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने ओरल एग्ज़ाम से पहले एमसीक्यू को एग्ज़ाम जब होने का था उससे पहले 4-5 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने मैनेजमेंट के बारे में कुछ ब्रीफ किया है। उस वीडियो को भी कम से कम एक बार आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लें। इसके अलावा आइडिया फ्री एजुकेशन सेल में कुछ और भी वीडियो दिए गए हैं, उन सभी वीडियो को भी एक बार देख लें। हो सकता है कि उस वीडियो से ही कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगर आप वीडियो देख करके रहेंगे
तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको तुरंत से वो याद आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों का ओरल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि मेरा ये आज का वीडियो आपको ओरल एग्ज़ाम में सक्सेस दिला दे, और निश्चित रूप से आप लोग सक्सेस पाइएगा। और मैं आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोगों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।